रोहन, आज तुमने मेरा हाथ छोड़ा है, लेकिन याद रखना, एक दिन यही वक्त तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाने पर मजबूर करेगा। मेरी आवाज़ पूरे ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उस समय मुझे अपने टूटे हुए दिल से ज़्यादा दर्द इस बात का था कि मेरा पति मेरी तरफ देखने तक को तैयार नहीं था। रोहन ने बिना मेरी तरफ देखे तलाक के कागज़ मेज पर फेंक दिए और ठंडी आवाज़ में बोला, साइन कर दो आर्या, यह रिश्ता जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने कांपते हाथों से कागज़ उठाए और भर्राई आवाज़ में पूछा, लेकिन मेरी गलती क्या है? रोहन हल्का सा हंस पड़ा। गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम गरीब घर में पैदा हुई हो। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम आर्या है। आज से 5 साल पहले मैं इसी घर की बहू थी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिसके साथ 7 फेरे लेकर ज़िंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, वही इंसान एक दिन मुझे पैसों के तराजू में तौल देगा। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। 5 साल पहले जब मैं पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब मेरी सास विमला देवी ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया था। उन्होंने सब रिश्तेदारों के सामने मुस्कुराते हुए कहा था, बहू, आज से यह घर तुम्हारा है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आई थी। मुझे लगा था कि मुझे दूसरा घर नहीं, दूसरा परिवार मिला है। लेकिन जैसे ही आखिरी मेहमान भी घर से चला गया, विमला देवी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उन्होंने मेरी माँ की दी हुई साड़ी हाथ में उठाई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरी आवाज़ में बोली, बस यही भेज पाए तुम्हारे मायके वाले? मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया है। विमला देवी तुरंत बोल पड़ी, तो शादी भी अपनी हैसियत में करनी चाहिए थी। बड़े घर में रिश्ता करने का शौक था तो इंतजाम भी बड़ा करना चाहिए था। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी मेरी ननंद रिया हंसते हुए बोली, मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था, गरीब घर की लड़की से शादी करोगी तो यही होगा। अब हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? मैंने उम्मीद से रोहन की तरफ देखा। मुझे लगा वह जरूर मेरा साथ देगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, रिया, रहने दो। अब जो होना था हो गया। उसकी आवाज़ में मेरा बचाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। उसी दिन मुझे एहसास हो गया कि इस घर में मेरी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सबके लिए चाय बनाना और रात को सबसे आखिर में खाना खाना मेरी रोज़ की आदत बन गई। अगर किसी दिन 5 मिनट भी देर हो जाती तो विमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक सुबह मैं रसोई में सब्जी बना रही थी कि तभी रिया अंदर आई और बोली, भाभी, मेरे लिए काफ़ी बना दीजिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस 2 मिनट रिया, पहले सब्जी उतार लूँ, नहीं तो जल जाएगी। रिया का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी देखिए ना, भाभी मेरी बात टाल रही है। विमला देवी गुस्से में रसोई में आई और बोली, बहू, इस घर में सबसे पहले मेरी बेटी की बात होगी। मैंने घबरा कर कहा, मम्मी जी, गैस पर सब्जी रखी है। उन्होंने बिना कुछ सोचे गैस बंद कर दी और बोली, सब्जी बाद में बन जाएगी, लेकिन मेरी बेटी इंतज़ार नहीं करेगी। मैं चुपचाप काफ़ी बनाने लगी। रिया मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। उसे मेरी बेबसी देखकर जैसे खुशी मिल रही थी। उसी रात मैंने हिम्मत करके रोहन से पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उसने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, हाँ बोलो। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, क्या मैं इस घर की बहू हूँ या सिर्फ नौकरानी? रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, आर्या, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाया करो। मैंने दुखी होकर कहा, आपको यह छोटी बात लगती है? सुबह से रात तक मैं अकेले पूरे घर का काम करती हूँ, कोई मेरी इज्जत तक नहीं करता। रोहन ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम एडजस्ट करना सीखो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन कब तक? उसने बिना किसी भावना के कहा, जब तक इस घर में रहना है। उसका यह जवाब मेरे दिल पर गहरी चोट कर गया। उस रात मैं तकिया में मुँह छिपाकर बहुत रोई। कुछ महीनों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। दोपहर कुमार का रोता हुआ फ़ोन आया, बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत रोहन को फ़ोन किया, रोहन, पापा अस्पताल में है,
डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं नौकरी करके आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, शाम को घर आकर बात करते हैं, और फ़ोन काट दिया। मैं उम्मीद लेकर घर पहुंची, लेकिन ड्राइंग रूम में जो मेरा इंतज़ार कर रहा था उसने मेरी उम्मीद हमेशा के लिए तोड़ दी। विमला देवी, रिया और रोहन तीनों वहीं बैठे थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, पापा की जान बच जाएगी, बस इस बार मदद कर दीजिए। विमला देवी ने ठंडी हंसते हुए कहा, हम कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं चलाते। मैंने रोते हुए कहा, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। रिया ताना मारते हुए बोली, भाभी, अपने मायके वालों से कहिए शादी में जो बचाया था वही अब खर्च कर दे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोहन की तरफ देखा और कहा, आप कुछ तो बोलिए। रोहन धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। मुझे लगा अब वह मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखते हुए, आर्या, मुझे अब यह रिश्ता बोझ लगने लगा है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मतलब? वह बोला, मतलब बिल्कुल साफ है। मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता जिसके साथ हमेशा उसके गरीब घर की जिम्मेदारी जुड़ी रहे। मैंने रोते हुए कहा, रोहन, वह मेरे पापा है। उसने बेरुखी से जवाब दिया, और मैं तुम्हारे पापा का ATM नहीं हूँ। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। मैंने जैसे ही उसे खोला, मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें तलाक के कागज़ रखे थे। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले अपने पापा की जान बचाऊं या अपनी शादी। पिताजी की ज़िंदगी और मेरी शादी दोनों एक साथ मेरी आंखों के सामने बिखर रहे थे। मैंने कांपते हाथों से तलाक के कागज़ पकड़े खड़ी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने रोहन की तरफ देखा और भर रही आवाज़ में कहा, रोहन, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी अपने लिए नहीं, अपने पापा की जान बचाने के लिए हाथ जोड़ रही हूँ। रोहन ने ठंडी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोला, मैंने अपना फैसला बदलने की आदत नहीं डाली है आर्या। मैंने फिर कहा, अगर आज मेरे पापा की जगह आपके पापा होते तो क्या तब भी आप यही कहते? मेरी बात सुनते ही रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अपनी औकात में रहकर बात करो। मेरे परिवार की तुलना अपने परिवार से मत करो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सहम गई। तभी विमला देवी बीच में बोली, रोहन, इस लड़की पर जितनी जल्दी फैसला करोगे उतना अच्छा रहेगा। आज पैसे मांगे हैं, कल अपने पूरे खानदान को यहीं लाकर बसा देगी। रिया भी मुस्कुराते हुए बोली, भैया, ऐसी बहू से जितनी जल्दी पीछा छूट जाए उतना ही अच्छा है। मैंने कांपते हुए कहा, मम्मी जी, आपने भी तो एक बेटी को जन्म दिया है। अगर कभी रिया ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो क्या आप उसके ससुराल वालों से यही उम्मीद करेगी? मेरी बात सुनते ही विमला देवी तिलमिला उठी। उन्होंने गुस्से में मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, उसकी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे गाल पर थप्पड़ की जलन थी, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि रोहन सब कुछ देख रहा था और बिल्कुल खामोश कर रहा था। मैंने उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। रोहन, क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोलोगे? उसने नज़रें फेर ली और धीमी आवाज़ में कहा, माँ ने जो किया ठीक किया। उस पर मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। मैंने बिना कुछ कहे तलाक के कागज़ मेज पर रख दिए और बोली, मैं अभी इन पर साइन नहीं करूँगी। पहले मुझे अस्पताल जाना है। मेरे पापा ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। रोहन हंस पड़ा, तुम जहाँ जाओ चाहे जाओ, लेकिन इस घर में वापस आने की कोशिश मत करना। मैंने अपने कमरे में जाकर जल्दी जल्दी एक छोटा सा बैग उठाया। शादी की एल्बम मेरी नज़रों के सामने पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, कुछ पल देखा और फिर वापस रख दिया। मन ही मन बोली, जिस रिश्ते में सम्मान ही ना बचा हो उसकी यादें साथ लेकर क्या करूँगी। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, विमला देवी की आवाज़ फिर सुनाई दी, और हाँ, जाते जाते घर की चाबी यहीं छोड़ जाना। इस घर पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने बिना पलटे चाबी मेज पर रख दी और बाहर निकल गई। अस्पताल पहुंचते ही माँ मुझे देखते ही फुट फुट कर रोने लगी। बेटा, डॉक्टर कह रहे कि अगर आज शाम तक पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैंने माँ को गले लगाया और खुद को संभालते हुए कहा, माँ आप रोइए मत, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, आप लोग जल्दी फैसला कीजिए, मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही है। मेरे पास एक भी रास्ता नहीं बचा था।
मैंने अपने गहने उतार कर एक ज्वेलर के पास बेच दिए। जो गहने मेरे माँ पापा ने सालों की बचत से बनवाए थे वे कुछ ही मिनटों में तराजू पर तोल दिए गए, लेकिन उनसे भी पूरी रकम नहीं जुटी। मैं हर उस रिश्तेदार के पास गई जिसने शादी में बड़े बड़े वादे किए थे। किसी ने कहा अभी हाथ तंग है, किसी ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। शाम तक मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठी रो रही थी कि तभी एक लगभग 60 साल के सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? मैंने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने दोबारा पूछा तो मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने पूरी कहानी उन्हें बता दी। उन्होंने ध्यान से सब सुना और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा दूँ तो क्या तुम जिंदगी से हार मानना छोड़ दोगी? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन आप है कौन? वे मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम देवेंद्र मल्होत्रा है। मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन शायद भगवान ने मुझे किसी और काम के लिए भेजा है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने अस्पताल के केस काउंटर पर जाकर पूरे ऑपरेशन के पैसे जमा कर दिए। मैं दौड़कर उनके पास गई और रोते हुए बोली, सर मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी इसे एहसान मत समझो, बस एक वादा करो, आज के बाद ज़िंदगी में कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। मैंने सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करती हूँ। उधर उसी समय रोहन के घर में मिठाई बन रही थी। विमला देवी रिश्तेदारों से फ़ोन पर कह रही थी, हमने अपने बेटे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया, अब उसके लिए किसी बड़े घर की लड़की देखेंगे। रिया हंसते हुए बोली, भैया अब आपकी नई शादी ऐसी जगह होगी पूरा शहर देखता रह जाएगा। रोहन भी हल्की मुस्कान के साथ सबकी बातें सुन रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की को उसने कमज़ोर समझकर छोड़ दिया उसकी किस्मत करवट लेने वाली है। उधर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अभी भी जल रही थी। मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी देवेंद्र मल्होत्रा मेरे पास आए और बोले, आर्या तुम्हारे पिताजी का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अब सिर्फ नौकरी नहीं अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। अगर तुम तैयार हो तो कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। शायद कल से तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। मैंने उनकी तरफ देखा। पहली बार कई दिनों बाद मुझे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह मुलाकात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि रोहन की किस्मत भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह मैं समय से पहले ही देवेंद्र मल्होत्रा के ऑफिस पहुंच गई। इतनी बड़ी इमारत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, किससे मिलना है? मैंने घबराते हुए कहा, देवेंद्र सर ने बुलाया है। गार्ड ने रिसेप्शन पर फ़ोन किया और कुछ ही सेकंड बाद उसका व्यवहार बदल गया। मैडम आइए, सर आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई।